जो बंगाल कभी अपने कल्चर और तहजीब के लिए मशहूर था, वो आज पॉलिटिकल वायलेंस और नफरत का मैदान क्यों बन गया है? जिस बंगाल ने राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक भारत को नई राह दिखाई, वो आज जय श्री राम, जय मां काली वर्सेस अल्लाहू अकबर के नारों में क्यों फंस गया है? चलिए आज बंगाल को बदलकर रख देने वाली इस छुपी हुई लड़ाई को समझते हैं। हम समझेंगे कि कैसे लेफ्टिस्ट और सेक्युलर पॉलिटिक्स का मजबूत गढ़ रहा बंगाल आज धर्म के नाम पर पोलराइजेशन का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। ये कहानी सिर्फ दो पार्टियों की नहीं, बल्कि बंगाल की आइडेंटिटी बदलने की है। बंगाल की आज की पॉलिटिक्स को समझने के लिए हिस्ट्री में पीछे जाना ही होगा। ये वही धरती है जिसने 19वीं सदी में बंगाल रेनेसां को जन्म दिया। वो दौर जब सोशल रिफॉर्म और लॉजिक की बातें होती थी। लेकिन इसी हिस्ट्री में 1947 के पार्टीशन का वो जख्म भी है जिसने बंगाल को धर्म के नाम पर चीर दिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इस पार्टीशन ने दिलों में एक ऐसी दरार डाल दी जो आज भी बंगाल की पॉलिटिक्स में महसूस होती है। आज़ादी के बाद कई दशकों तक बंगाल में कांग्रेस का राज रहा, लेकिन 1977 में सब कुछ बदल गया। लेफ्ट पार्टियों ने सत्ता संभाली और अगले 34 सालों तक बंगाल पर लगातार राज किया। ये वो दौर था जब पॉलिटिक्स का बेस धर्म या जाति नहीं बल्कि क्लास हुआ करता था। लेफ्ट ने गरीब वर्सेस अमीर की पॉलिटिक्स की और एक सेक्युलर माहौल बनाए रखा। लेकिन धीरे धीरे पार्टी में भ्रष्टाचार, रुकता हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सिंगूर नंदीग्राम जैसे जमीनी आंदोलनों ने उनकी नींव हिला दी। 34 साल का लाल किला आखिर ढह ही गया। इस गैप को भरा ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने। 2011 में उन्होंने माँ माटी मानुष के नारे के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के सेक्युलर मॉडल को ही आगे बढ़ाया, पर एक नए अंदाज में। उन्होंने बंगाल की करीब 30% मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने सबसे मजबूत वोट बैंक के तौर पर एकजुट किया। ममता की इमेज एक ऐसी नेता की बनी जो माइनॉरिटीज के हक के लिए लड़ती है। कई सालों तक यही फॉर्मूला बंगाल में काम करता रहा। विपक्ष बटा हुआ था और ममता बनर्जी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर 2014 में दिल्ली की पॉलिटिक्स में हुए एक बड़े बदलाव की गूंज कोलकाता तक आ पहुंची। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? 2014 से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई खास प्रेजेंस नहीं था। उसे हिंदी भाषी इलाकों में पार्टी माना जाता था और बंगाल की भद्र लोग यानी सभ्य समाज की कल्चर में उसकी कोई जगह नहीं दिखती थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की लहर ने बंगाल के बंद दरवाजे पर पहली दस्तक दी। बीजेपी को अचानक करीब 17% वोट मिल गए। यह एक इशारा था कि बंगाल की हवा बदल रही है। असली तूफान तो 2019 के लोकसभा चुनावों में आया। बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए 18 लोकसभा सीटें जीत ली और उसका वोट शेयर उछलकर 40.7% पर पहुंच गया, जो सत्ताधारी टीएमसी के 43.3% से लगभग बराबर था। ये एक पॉलिटिकल भूचाल था। जो पार्टी कुछ साल पहले तक कहीं नहीं थी, वो अब बंगाल में पावर की सबसे बड़ी कंटेंडर बन गई थी। सवाल ये है कि बीजेपी ने ये करिश्मा किया कैसे? इसका जवाब एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी में छिपा है। बीजेपी ने बंगाल की पॉलिटिक्स का डीएनए ही बदल दिया। उसने लेफ्ट की क्लास की पॉलिटिक्स और टीएमसी की सेक्युलर पॉलिटिक्स को सीधी चुनौती दी और आइडेंटिटी को मेन मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने टीएमसी पर मुस्लिम अपीजमेंट का सीधा और अग्रेसिव आरोप लगाया। उनका नैरेटिव था कि ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए हिंदुओं को नज़रअंदाज कर रही है। राम मंदिर, 3 तलाक और खासकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) जैसे मुद्दों ने
बीजेपी को बंगाल में अपनी जड़ें जमाने में मदद की। बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को नेशनल सिक्योरिटी और हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ दिया। आरएसएस और वीएचपी जैसे संगठनों ने चुपचाप गांवों और कस्बों में काम करना शुरू कर दिया, खासकर उन इलाकों में जहां हिंदू पॉपुलेशन खुद को अनसेफ फील करती थी। उन्होंने बंगाल की पॉलिटिक्स के डायरेक्शन को लेफ्ट वर्सेस टीएमसी से बदलकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया। अब लड़ाई डेवलपमेंट या भ्रष्टाचार पर कम और इस बात पर ज्यादा हो गई कि हिंदुओं का सच्चा रखवाला कौन है। आज बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स दो वर्ड्स के आसपास सिमट गई है, अपीजमेंट और पोलराइजेशन। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इलेक्शन जीतने के सबसे बड़े हथियार हैं। पहले बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस और उस पर लगने वाले मुस्लिम अपीसमेंट के आरोपों की। बीजेपी अक्सर मस्जिदों के इमाम्स को दिए जाने वाले सरकारी भत्ते का उदाहरण देती है। उसका आरोप है कि ये टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल एक खास धर्म के वोट को पक्का करने के लिए है। टीएमसी इन आरोपों को खारिज करती है। उनका कहना है कि उसकी योजनाएं सभी गरीबों के लिए है और बीजेपी बंगाल को बांटने के लिए झूठ फैला रही है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के पीछे एक सीधा इलेक्टोरल मैथ है। बंगाल की करीब 30% मुस्लिम पॉपुलेशन एक ऐसा वोट बैंक है जो एक साथ होकर वोट करता है। टीएमसी जानती है कि अगर यह वोट बैंक उसके साथ खड़ा है तो उसे हराना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए ममता बनर्जी अपनी सेक्युलर और माइनॉरिटी प्रोटेक्टर की इमेज को बनाए रखने की हर कोशिश करती है। अब आते हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर, जो टीएमसी की पॉलिटिक्स के जवाब में ही बनी है। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स हिंदू पोलराइजेशन पर टिकी है। उनका लक्ष्य बंगाल की 70% हिंदू पॉपुलेशन को यह यकीन दिलाना है कि टीएमसी के राज में उनका कल्चर और त्योहार खतरे में है। बीजेपी नेता अक्सर अपने भाषणों में हिंदू खतरे में है का नैरेटिव इस्तेमाल करते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल के हिंदू टीएमसी समर्थित जिहादियों के हमले का सामना कर रहे हैं, एक ऐसा दावा जिसे टीएमसी सिरे से खारिज करती है। बीजेपी का इलेक्टोरल मैथ भी साफ है। अगर वो 70% हिंदू वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लेती है तो वो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक की काट निकाल सकती है। इसीलिए बीजेपी हर उस मुद्दे को उठाती है जिससे हिंदू आइडेंटिटी को मजबूत किया जा सके। इस लड़ाई की सच्चाई ये है कि यह पोलराइजेशन दोनों पार्टियों को सूट करता है। जब पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाती है तो डेवलपमेंट, जॉब्स और महंगाई जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। वोटर अपनी आइडेंटिटी के आधार पर वोट देता है, न कि सरकार के काम पर। टीएमसी को पता है कि पोलराइजेशन से मुस्लिम वोट एकजुट होकर उसी को मिलेगा और बीजेपी जानती है कि जितना अपीजमेंट का आरोप लगेगा उतना ही हिंदू वोट उसकी तरफ आएगा। इस खेल में अगर कोई हार रहा है तो वो है बंगाल की सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब। इस पॉलिटिकल लड़ाई का आम लोगों पर क्या असर हो रहा है? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि जो त्योहार कभी समाज को जोड़ते थे वे अब पावर शो और कन्फ्रंटेशन का मैदान बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामनवमी। कुछ साल पहले तक बंगाल में रामनवमी के जुलूस शांति से निकलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ग्रैंड और अग्रेसिव हो गए हैं। बीजेपी और उससे जुड़े हिंदू संगठन हजारों की संख्या में जुलूस निकालते हैं, जिनमें अक्सर लोग तलवारें लहराते दिखते हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। 2023 में हावड़ा और हुगली जैसे इलाकों में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद भयानक हिंसा भड़की। मामला इतना गंभीर था कि जांच एनआईए को सौंपनी पड़ी। बीजेपी ने इसे हिंदुओं पर हमला बताया तो टीएमसी ने इसे बीजेपी के दंगा भड़काने की कॉन्स्पिरेसी। दूसरी तरफ है दुर्गा पूजा, जो बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। अब इस पर भी पॉलिटिक्स हावी हो गई है। ममता सरकार दुर्गा पूजा कमिटीज को भारी भरकम ग्रांट देती है ताकि अपनी प्रो हिंदू इमेज बना सके। वही बीजेपी आरोप लगाती है कि टीएमसी ने मुहर्रम के लिए दुर्गा आइडल इमर्शन के टाइम में कटौती की थी, जो दिखाता है कि वो हिंदू सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं करती। ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, बयानों में भी लड़ी जा रही है। देवी देवता भी अब पार्टियों में बढ़ गए हैं। जब टीएमसी नेता कहते हैं कि जय श्री राम का नारा उत्तर भारत से आया है, बंगाल की अपनी देवी काली है, तो बीजेपी इसे
भगवान राम का अपमान बताकर मुद्दा बना लेती है। इस तरह के बयान आग में घी का काम करते हैं और समाज की खाई को और गहरा कर देते हैं। त्योहार अब उत्सव नहीं बल्कि पॉलिटिकल हथियार बन चुके हैं। बंगाल की इस लड़ाई को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है उसकी ज्योग्राफी और पड़ोसी देश बांग्लादेश। जब भी बांग्लादेश में हिंदूज पर अटैक की खबरें आती है, बीजेपी उसे पश्चिम बंगाल के लिए एक वार्निंग की तरह पेश करती है। उदाहरण के लिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा बताते हैं कि बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज पर सैकड़ों अत्याचार हुए। हाँ, ये डेटा सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के नहीं बांग्लादेश के हैं, लेकिन बीजेपी इस डर को सफलतापूर्वक भुनाती है। उसका संदेश होता है, अगर आज नहीं जागे तो बंगाल का हाल वैसा ही हो जाएगा। लेकिन क्या हिंसा की हकीकत सिर्फ एक तरफा है? ग्राउंड रियलिटी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यह सच है कि हिंदू त्योहारों पर पथराव और हिंसा हुई है, जैसे कि हावड़ा दंगों में देखा गया, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हिंसा का शिकार सिर्फ एक समुदाय नहीं हुआ। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि राज्य में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ भी हेट और मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। हिंसा का ये चक्र दोनों तरफ के लोगों को शिकार बना रहा है, लेकिन पार्टियां सिर्फ उन घटनाओं को चुनकर दिखाती हैं जो उनके नैरेटिव में फिट बैठती हैं। इस तरह आधी अधूरी सच्चाई दिखाकर नफरत का जहर घोला जा रहा है। इस बढ़ते पोलराइजेशन का असली टेस्ट 2021 के असेंबली इलेक्शंस में हुआ। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। माहौल ऐसा बना कि टीएमसी की हार तय है। लेकिन जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी ने 294 में से 213 सीट्स जीतकर सबको चौंका दिया। बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। पहली नज़र में ये ममता की और उनकी सेक्युलर पॉलिटिक्स की बड़ी जीत लगती है, लेकिन अगर आप आंकड़ों को गहराई से देखें तो कहानी कुछ और है। बीजेपी भले ही सरकार नहीं बना पाई, लेकिन वो 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंच गई। उसका वोट शेयर 38% से ज़्यादा रहा। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट को पूरी तरह से साफ कर दिया। अब बंगाल की पॉलिटिक्स में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, टीएमसी और बीजेपी। 2021 के नतीजों ने यह तय कर दिया कि एक तरफ ममता का मजबूत रीजनल लीडरशिप और माइनॉरिटी वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत। अब सबकी नज़रें 2026 के असेंबली इलेक्शंस पर हैं। 2021 में हार के बावजूद बीजेपी बंगाल में एक मजबूत चैलेंजर बनी हुई है। यह लड़ाई अब सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि बंगाल की आइडियोलॉजी को तय करने की है। क्या बंगाल ममता बनर्जी के इंक्लूसिव लेकिन अपीसमेंट के आरोपों से घिरे मॉडल को चुनेगा या बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल को अपनाएगा? यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में बंगाल का भविष्य तय करेगा। तो क्या ये लड़ाई वाकई आइडियोलॉजी की है या सिर्फ पावर और वोट बैंक का खेल? शायद सच ये है कि हिंदुत्व वर्सेस सेक्युलरिज्म के बड़े नारों के पीछे दोनों ही पक्ष आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल अपनी इलेक्टोरल जीत के लिए कर रहे हैं। टीएमसी माइनॉरिटी वोटों को खोना नहीं चाहती और बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर सत्ता तक पहुंचाना चाहती है। इस खेल में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है बंगाल का आम इंसान और उसकी सदियों पुरानी भाईचारे की ट्रेडिशन। एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या बंगाल इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से कभी बाहर निकल पाएगा या सत्ता का ये खेल बंगाल की भद्रलोक कल्चर को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर आपकी राय क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।